हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी आप सभी ने आरएस प्री का एग्ज़ाम दिया होगा या आप भविष्य में आरएस प्री का एग्ज़ाम देने वाले होंगे। इस बार आरएस प्रीलिम्स में जो इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछे गए उनमें से कुछ एक क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड थे, अच्छे थे और कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हुई होगी। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको वो क्वेश्चन ठीक से समझा पाऊँ और आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे तैयारी करनी है उस संबंध में भी गाइड कर पाऊँ। अभी तक राजस्थान में एक फेक माहौल खड़ा किया गया था कि सिर्फ राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है इकोनॉमी का उसके ऊपर बिल्कुल निल जोर दिया जाता है, क्योंकि वो टीचर्स जो शायद इकोनॉमी ठीक से नहीं जानते वो सब इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट ये है कि बच्चों को क्वेश्चन भी समझ में ठीक से नहीं आए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ भी आए और आपको पता चले कि क्वेश्चन को कैसे हल करना था और वो क्वेश्चन कहाँ से उठा के लाया गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। इस सीरीज में अभी मैं सिर्फ आपको इकोनॉमी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं पॉलिटी के बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला कथन है कोर इन्फ्लेशन इंक्लूड प्राइस ऑफ फूड एंड एनर्जी। कोर मुद्रास्फीति जो होती है, मुख्य मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, वो खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल करती है। दूसरा लिखा हुआ है हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में से खाने पीने की जो चीजें हैं उनकी मुद्रास्फीति बाहर रहती है। तीसरा पॉइंट है कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा वॉलेटाइल होती है। ये तीन चीजें, इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। अब सही या गलत तो हम तब बताएंगे जब हर सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो हमें समझ में आए। अगर वो हमें समझ में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में कर सकते हैं। और वो कैसे समझ में आएगा, बेहद आसान बात थी। देखिए, हमारे भारत में हम इन्फ्लेशन नापने के लिए बहुत सारे मेजर्स काम में लेते हैं, जिनमें से कई इंडेक्सेस के नाम आपने सुने होंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स या डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई, ऐसे नाम सुने हैं आपने, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स एचपीआई। तो ये सारे इंडेक्सेस कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करते हैं। जब हम लोग इन इन्फ्लेशन इंडेक्सेस के माध्यम से मुद्रास्फीति को नापते हैं, तो अगर मुद्रास्फीति नापी जाए तो सबसे पहला काम होता है मुद्रास्फीति नापने के लिए हम लोग कुछ वस्तुओं को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्टेड या चुनी हुई वस्तुओं को ही हम लोग महंगाई के लिए काम लेते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ, बाजार में लाखों उत्पाद है, हम सब उत्पादों की कीमतों में क्या चेंज आया वो नहीं देखते। हम सिर्फ चुनिंदा वस्तुओं की महंगाई को ही नापते हैं, बाकी सबको इग्नोर करते हैं। जो चुनिंदा वस्तुओं की महंगाई हम लोग नापते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स। यानी कि सबसे पहले बाजार में जितनी वस्तुएं हैं लाखों, उनमें से कुछ वस्तुएं चुनते हैं जिसको हम बास्केट ऑफ गुड्स बोलते हैं, और उन्हीं वस्तुओं की महंगाई कितनी बढ़ी ये हम नापते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स में जितनी वस्तुएं सम्मिलित हैं, अगर उन सभी की महंगाई निकाली जाए तो उन सभी की महंगाई कहलाती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। एक बार फिर से देखते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति या हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। किसी भी इंडेक्स में शामिल सभी वस्तुओं की महंगाई अगर एक साथ नापी जाए तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहलाएगी। उदाहरण के लिए मान लो कि किसी इंडेक्स में 696 वस्तुएं हैं या 596 वस्तुएं हैं, सबकी महंगाई नाप लो, हेडलाइन इन्फ्लेशन है। लेकिन हम लोग जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं या फिर हम लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल मैकेनिज्म अपनाते हैं, तो वहां पे हम लोग इस इन्फ्लेशन को काम नहीं लेते। वहां पे हम क्या करते हैं, इसमें से जो हाईली वोलेटाइल चीजें, वो चीजें जिनकी कीमतें बहुत अस्थिर रहती हैं, जल्दी जल्दी बदलती हैं, उनकी कीमतें हम यहाँ से घटाते हैं, जिसमें मेनली हम लोग फ्यूल और एनर्जी जो है, फ्यूल और एनर्जी का मतलब क्या होता है, ईंधन और विद्युत, उनकी कीमतें हम यहाँ से घटाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फूड के प्राइस में, खाद्य पदार्थों के प्राइस में आने वाले परिवर्तन को भी यहाँ से घटा देते हैं। अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन में से इन दो चीज़ों को हटाया जाए तो इन दो चीज़ों को हटाते ही जो महंगाई सामने आएगी वो कहलाएगी कोर इन्फ्लेशन। इन दो चीज़ों को क्यों हटाया हमने, क्योंकि हम इनको हाईली वोलेटाइल मानते हैं। वोलेटाइल का मतलब है बहुत परिवर्तनशील मानते हैं, इनमें तेजी से परिवर्तन होता है। अब अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाने की महंगाई और फूड की महंगाई, फ्यूल की महंगाई शामिल होती है क्या? बिल्कुल होती है। लेकिन क्या कोर में शामिल है? ये नहीं, कोर में से तो हम दोनों को माइनस कर चुके, पहला। दूसरी चीज है, इनमें से ज्यादा परिवर्तनशील कौन है? जिसमें परिवर्तनशील आइटम शामिल है वो ज्यादा परिवर्तनशील है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा परिवर्तनशील है, कोर इन्फ्लेशन कम परिवर्तनशील है। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को करके देखते हैं। तो पहला देखो, पहला है कोर इन्फ्लेशन में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती हैं, गलत है। हेडलाइन में शामिल रहती हैं, कोर इन्फ्लेशन में ये शामिल नहीं रहती है, गलत हो गया।
दूसरा है हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य मुद्रास्फीति बाहर रहती है, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को निकालते समय उसमें से फूड इन्फ्लेशन बाहर कर देते हैं। जी नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो ये भी जुड़ा रहता है, कोर इन्फ्लेशन में माइनस करते हैं। और सी जो पॉइंट है वो या तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो ए और बी तो ऑप्शन आ ही गए और कोई ऑप्शन है नहीं, तो सी ऑटोमेटिक ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन साफ कह रहा है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा वोलेटाइल होती है, कोर इन्फ्लेशन कम परिवर्तनशील होती है, जो बिल्कुल ठीक है, जो मैंने यहाँ आपको करके भी दिखाया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी। अब आपको इन्फ्लेशन को आपने ठीक से समझा होता तो ये आंसर बहुत आसान था। ये बहुत बेसिक बात है, इसको मेरी बात को समझिए, बस इन्फ्लेशन ठीक से पढ़ने की जरूरत थी। अब अभी मैं आपको एक क्वेश्चन को 2 मिनट में कराने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कम से कम क्लास में 20-25 मिनट एक्सप्लेन करते हैं, तो ये बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ से स्टार्ट है, यहीं से देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आया, निम्न में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित और स्थिर दोनों ही कीमतों में ऋणात्मक रही? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल इनकम बोथ एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस वर नेगेटिव इन इंडिया? क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर हम आंसर की बात करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत की ग्रॉस नेशनल इनकम है वो और नेट नेशनल इनकम है वो, इन दोनों के बारे में क्वेश्चन है। इन दोनों में भी क्वेश्चन क्या है, इन दोनों की ग्रोथ रेट देखनी है। ग्रोथ रेट का मतलब है पिछले साल की तुलना में इनमें किस गति से परिवर्तन हुआ। हर बार जैसे पिछले साल मान लो कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो थी वो थी 100 करोड़, जैसे उदाहरण के लिए, अगले साल ये बढ़ के हो जाती है 120 करोड़। अगर ये ऐसा हो जाता है तो यहां से यहां तक हम परिवर्तन देखेंगे, कितना हुआ, 20 करोड़ का परिवर्तन हुआ। और पिछले वर्ष की इनकम कितनी रही होगी, 100 करोड़, इसको 100 से गुणा करो, प्रतिशत निकालो, तो जो वृद्धि दर आएगी, ग्रोथ रेट आएगी, वो 20% आएगी, कि पिछले साल की तुलना में जीएनआई 20% बढ़ी। हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि किस वर्ष में ये नेगेटिव रही, पहली बात। फिर नेगेटिव रहने के साथ साथ आपको बताना है कि जब हम ग्रॉस नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो दो मूल्यों पे करते हैं। एक हम करते हैं प्रचलित मूल्य पे, प्रचलित मूल्य को इंग्लिश में करंट प्राइस बोलते हैं, हम लोग कभी कभी मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं। और इसके अलावा एक बताना है आपको स्थायी मूल्यों पे, स्थिर कीमतें भी बोलते हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा वर्ष रहा जब ये कांस्टेंट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों समय नेगेटिव थे। दोनों में अंतर क्या है, आज के दिन मार्केट में महंगाई के बाद, इन्फ्लेशन के बाद के जो प्राइस चल रहे हैं वो प्राइजेस हमारे लिए मार्केट प्राइस, करंट प्राइस या प्रचलित मूल्य कहलाता है। और इन्फ्लेशन से पहले जो आधार मूल्य के बेस ईयर के जो प्राइस हैं, जिनमें महंगाई का इंपैक्ट घटा हुआ है, वो बेस ईयर के प्राइजेस हमारे लिए स्थिर मूल्य या कांस्टेंट प्राइस कहलाते हैं। दोनों में कौन सा नेगेटिव रहा, ऑप्शन देखिए। अब ये तो ऐसा ऑप्शन है कि हर साल हमारी नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ परसेंट ग्रोथ होती है। फर्क क्या होता है, कभी नेशनल इनकम 6% से ग्रो करती है, कभी 4 से ग्रो करती है, कभी 5 से ग्रो करती है, लेकिन हर बार लगभग 4-6%, 8% ग्रोथ रेट आती है, वृद्धि दर आती है। और नॉर्मली जब तक कोई बुरा हाल नहीं होता तब तक जीडीपी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो हर बार जीडीपी की ग्रोथ रेट पॉजिटिव होती है। सिर्फ इन पिछले 4-5 वर्षों में एक बार ऐसा हुआ कि कोरोना के इम्पैक्ट की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई और भारत भी उसका शिकार रहा। भारत में भी क्योंकि 1.5-2 साल तक प्रोडक्शन की एक्टिविटी बंद रही, सारे खर्चे सरकार के होते रहे, लेकिन कुछ एक्सपोर्ट जैसा कुछ हुआ नहीं, प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं, फैक्ट्रियों पे ताले लगे हुए। और जब ये सारी चीजें होंगी तो इनकम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो वो फाइनेंशियल ईयर आपको अगर याद होता तो ये क्वेश्चन ठीक था। फाइनेंशियल ईयर जो था हमारा वो था 2020-21। 2020-21 के अंदर जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम या सकल राष्ट्रीय आय करंट प्राइस पे थी माइनस में 1.6% और स्थिर मूल्य पे थी माइनस में 6.2%। और दूसरी जो शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनआई है वो -2.8% और -7.9% थी। अगर इनको देखें तो ये इस वर्ष में चारों के चारों फैक्टर माइनस में चल रहे हैं, इसलिए जो सही हमारा जवाब रहेगा वो रहेगा 2020-21। तो 2020-21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जीएसटी के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी के इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में सवाल आया। ऑप्शन पढ़ना बेकार है जब तक हमें जीएसटी का इनपुट क्रेडिट मैकेनिज्म पता ना हो। तो सबसे पहले तो हम लोग जीएसटी में इनपुट क्रेडिट सिस्टम समझते हैं, ये क्या है, और इनपुट क्रेडिट सिस्टम का बेनिफिट क्या है वो भी पढ़ते हैं। तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, पहले क्या होता था,
एक वस्तु इस पहले उत्पादक ने, मिस्टर ए ने बना के बेची, तो इसने बना के कोई वस्तु बेची मान लो 1000 रुपए की, और मान लेते हैं उदाहरण के लिए टैक्स का रेट 10% था, तो वो 1000 रुपए पे 10% टैक्स लगाता था, 10% टैक्स मान लो, तो टैक्स कितना आता था? 100 रुपया, 100 रुपये टैक्स आ गया। ठीक है, इससे ये वस्तु बी खरीद के ले गया। बी क्या करता था, इसी वस्तु में 1000 रुपए की वस्तु में 500 रुपए का प्रॉफिट जोड़ता था और 1500 की बेचता था, तो बी इसको 1500 रुपए में बेच रहा है। मान लो कि टैक्स का रेट 10% है, तो बी को भी टैक्स देना पड़ता था, और वो टैक्स कितना देता था? 1500 का 10%, 150 रुपए। जब 1500 का 10% आपने निकाला, तो यहाँ पे एक समस्या पैदा हो गई। वो क्या? इस कीमत का ब्रेकअप करो। 1500 की कीमत आई कैसे होगी? पहले वाले आदमी ने, जो पहला पर्सन था, उस पर्सन ने 1000 रुपए की वस्तु बेची, उसने 100 रुपए का टैक्स जोड़ा, और तीसरे आदमी ने, बी ने, 400 रुपए का अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा। इस तरह से टोटल मिला के 1500 की कीमत आई होगी, जिस पे 10% टैक्स 150 रुपए आता है। अब यहाँ समस्या क्या है, इसमें जो 1000 रुपए है ना, इस पे जब बी 1500 पे टैक्स लगाता है, तो इस 1000 पे भी टैक्स लग रहा है, और इस 1000 पे तो ए पहले ही टैक्स लगा चुका था, तो 1000 रुपए की कीमत पे यहां भी टैक्स लगा और यहां भी टैक्स लगा। जब एक ही वस्तु पे एक ही कीमत पे दो बार टैक्स लगे, तो हम इसको बोलते हैं ये दोहरे कर की समस्या है, ये डबल टैक्स प्रॉब्लम है। तो ये जीएसटी के पहले टैक्सेस में डबल टैक्सेस की प्रॉब्लम थी। जीएसटी में सिस्टम को पलटा गया, और जीएसटी में बोला गया कि यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम चलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का मतलब है, ये जो बी भाई साहब हैं, ए के केस में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन बी जो है वो जब टैक्स लगाएगा, तो वो 1500 पे टैक्स लगाएगा, ये तो ठीक है। 1500 में टैक्स कितना लग रहा है? 150 रुपए। लेकिन 150 रुपए सरकार को जमा नहीं कराएगा। वो क्या करेगा, 1500 रुपए पे टैक्स लगाने से पहले वो जितना परचेज पे टैक्स दे के आया था, वो यहाँ से घटा सकता है। और बी को ये देखना है कि उसके पास वस्तु आने के बाद में उसने इसमें मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन कितना किया। जितना वैल्यू एडिशन उसने किया, उतना ही टैक्स वो जमा कराएगा। तो बी ने इसके अंदर वैल्यू एडिशन कितना किया था? 1000 रुपए की सामान तो वो खरीद के लाया था, और 1000 रुपए का अगर वो सामान खरीद के लाया था, अदर 1100 का मानो सामान खरीद के लाया, तो उसकी तरफ से वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 500। तो टैक्स उसको सिर्फ 500 पे ही लगाना है, 1500 पे नहीं लगाना। अगर 500 पे टैक्स लगाएगा, तो 1000 का टैक्स दोबारा नहीं लगा। तो वो क्या करता है, बेसिकली जीएसटी के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सेल पे कितना टैक्स बन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमने ढूंढा, क्वेश्चन में 1500 का 10%, 150 मिल रहा था। आपको सरकार को ये जमा नहीं कराना, इसमें से जो टैक्स आपने परचेज के समय दिया था, वो आप घटा सकते हो, जिसको हम इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो आपने खरीदते समय कितना टैक्स दे दिया था? 100 रुपए, वो घटा लो। 150 में से 100 रुपए घटाओगे, तो आपको जीएसटी कितना देना है? 50 रुपए। विक्रय के कर में से क्रय का कर घटा के बैलेंस टैक्स सरकार को जमा कराना होता है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। ये क्यों लाया गया जीएसटी में? क्योंकि पहले 1000 रुपए पे दोहरा कर लग रहा था, इस सिस्टम में दोहरा कर नहीं लगता। तो इसका सीधा सीधा सिंपल बेनिफिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम टैक्स में दोहरे करारोपण को रोकने के लिए लाया गया। अब अगर आप यहाँ पे बेनिफिट देखेंगे, तो ये क्लियर सा बेनिफिट है, सीधा सीधा है, दिस इज टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। ये सही जवाब है। लेकिन अगर आपको ये सही जवाब ना भी पता हो, तो भी आप इन चीजों को देख के आंसर को कर सकते थे। कैसे? दूसरा पॉइंट देखिए, दिस अवॉइड टैक्स ऑन प्रोडक्शन। ये उत्पादन पे कर को अवॉइड करता है। टैक्स कभी भी अवॉइड करने के लिए नहीं बनता, ठीक है? तो अवॉइड शब्द गलत है पहली बात तो। और उत्पादन पे कर, जीएसटी लगता है कि नहीं लगता आपको पता होना चाहिए। तो जीएसटी उत्पादन पे, विक्रय पे, सभी पे लगता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर देखो, दिस प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू स्टार्टअप। स्टार्टअप्स को जो टैक्स रिलीफ प्रोवाइड किए गए हैं, वो दो तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। कैसे? छोटे स्टार्टअप पे टैक्स ना लगे, इसलिए जीएसटी में एग्जम्पशन लिमिट रखी जाती है कि 40 लाख तक, 60 लाख तक के उत्पादन पे टैक्स नहीं देना। तो वो एग्जम्पशन लिमिट के माध्यम से दी जाती है, और बाकी टैक्सेस के अंदर टैक्स रिलीफ दिए जाते हैं। लेकिन जीएसटी का संबंध इससे नहीं है। जीएसटी तो छोटे स्टार्टअप पे भी लगता है, इसका मतलब ये पॉइंट भी गलत है। और लास्ट लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड टू कीप रिकॉर्ड फॉर प्रोड्यूसर। और इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जीएसटी में जो उत्पादक होते हैं, उनको कोई कागज कार्रवाई रखने की जरूरत नहीं होती। ये गलत जवाब है। जीएसटी में हर कागज रखना होता है। जीएसटी में खाली एक योजना है जिसका नाम है कॉम्पोजिशन स्कीम। जो उस कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करते हैं, उन व्यापारियों को डिटेल नहीं रखनी होती, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है, और सही जवाब हो गया आपका 1। नेक्स्ट देखते हैं हम जरा। और देखो, क्वेश्चन अगर ठीक से समझे जाते तो आंसर करना आसान था, बट तैयारी अगर ठीक थी तभी आप इस क्वेश्चन को ठीक से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के राजनिवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजनिवेश के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो देखो, पहली बात तो यह है कि राजनिवेश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। और अगर आप राजनिवेश पोर्टल खोलते हैं, तो राजनिवेश पोर्टल खोलते ही राजनिवेश पोर्टल पे डायरेक्टली
उसका जो अबाउट अस लिखा होता है ना, हम हमारे बारे में, उस हमारे बारे में ही एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन सीधा वहां से बना है। तो अगर आपको राजनिवेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है तो आप बेसिकली सब कुछ जानते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आया। पहला पॉइंट जो है वो बताता है कि द राजस्थान एंटरप्राइज सिंगल विंडो इनेबलिंग एंड क्लियरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2020 वाज इनेक्टेड ऑन 16/9/2020। 16/9/2020 को सिंगल विंडो क्लियरिंग के बारे में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिससे जो पहले हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम था उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन उसको फैसिलिटेट किया गया। और इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि इस संबंध में काम जल्दी जल्दी हो सके, इसलिए जो नियम है वो 26/11/2020 को बनाए गए। अब नियमों के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो सबसे पहले ये कथन ढूंढो, वन स्टॉप शॉप के नियम 26/11/2020 को अधिसूचित किए गए। इसका मतलब ये तो ठीक है, यही तो यहाँ लिखा हुआ है कि नियम 26/11/20 को अधिरोपित किए गए। फिर देखो, राजनिवेश पोर्टल प्रोवाइड सिंगल पॉइंट ऑनलाइन इंटरफेस एंड टाइम बाउंड क्लियरेंस टीम बाय एक्टिंग एज ए वन स्टॉप इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और ट्रैकिंग सेंटर। तो राजनिवेश क्या करता है, एक सिंगल विंडो की तरह, सिंगल पॉइंट की तरह काम करता है। और क्या क्या काम करेगा, सूचना देगा, इंफॉर्मेशन देगा, पंजीकरण करेगा, अनुमति अप्रूवल देगा, और ट्रैकिंग सेंटर भी है कि अनुमति कब तक मिलेगी उसको ट्रैक भी आप यहां से कर सकते हो। आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये पॉइंट डायरेक्टली दिया हुआ है, और क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रहा, portal provides a single point online interface and a time bound clearance system by acting as a one stop information registration approval और ट्रैकिंग सेंटर। सीधा सीधा वो पहला पॉइंट वहां से कॉपी करके डाला गया, आप मैच करेंगे तो वर्ड बाय वर्ड मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, मतलब पहले पैराग्राफ का एक पॉइंट ले लिया, सेकंड पैराग्राफ पूरा का पूरा उठा लिया क्वेश्चन में, और तीसरा आप देखेंगे तो तीसरे में लिखा हुआ है, इन एडिशन द पोर्टल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर ऑनलाइन सबमिशन एंड ट्रैकिंग ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ई पेमेंट्स। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड, यहाँ से देखना, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, ये अपडेटेड सूचना भी देता है किस बारे में, रेलेवेंट रूल्स की कौन से नियम लागू होंगे, कौन से विनियम रेगुलेशन लागू होंगे, कौन से आदेश लागू होंगे, और कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव इन्वेस्टर्स के लिए सरकार के द्वारा लिए गए हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो यही पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, दिस पोर्टल आल्सो प्रोवाइड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू रेलेवेंट रूल रेगुलेशन ऑर्डर एंड पॉलिसी इनिशिएटिव एंड स्कीम गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर। सीधा सीधा अगला पॉइंट यहाँ पे ले लिया गया। तो ये तीनों पॉइंट तो ठीक है, ये तीनों पॉइंट अगर ठीक है तो जो गलत है वो पॉइंट नंबर 2 है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मुद्रास्फीति हमने देख ही लिया। मुद्रास्फीति के बाद में अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहां से आया, और ध्यान दीजिए, अब राजस्थान में जो परिपाटी चलाई गई कि राजस्थान का सर्वे पढ़ना है, इंडिया का तो पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं है। अरे टीचर्स नहीं पढ़ाते, गलत बात है उनकी, पढ़ाना चाहिए, और कोचिंग क्लासेस को तो जरूर जरूर से पढ़ाना चाहिए। बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे से उठ के आया, ये क्वेश्चन सीधा सीधा इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का है। पहला जो क्वेश्चन आपने देखा नेगेटिव जीएनआई वाला, वो भी सीधा इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होता सर्वे तो दोनों क्वेश्चन आपके सही थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फसलों के उत्पादन में कौन सा स्टेट फर्स्ट पोजीशन पे रहा 2021-22 में, आपको बताना है। अब देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन के अंदर ए पॉइंट में तो दिए हुए हैं फसलों के नाम, न्यूट्री सीरियल या पोषक अनाज, दलहन या पल्सेस, मूंगफली या ग्राउंडनट, सोयाबीन तो सोयाबीन है। 4 फसलों के नाम दिए हुए हैं। सामने राज्यों के नाम देखिए, 1 2 3 4 और 5, 5 राज्यों के नाम दिए हुए हैं। आपको पता लगाना है, 4 हैं तो आंसर 4 ही होंगे, 4 को मैच करना है, मतलब इनमें से कोई एक मैच नहीं होगा, और आपको बताना है कौन सा राज्य इसमें फर्स्ट रहा। अब ये इतना आसान काम है कि आपको, कई बच्चे बोलेंगे ना हम कौन कौन से स्टेट का याद करें। देखो वैसे तो 8-10 फसलों का डाटा आता है इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे में, उन 10 फसलों का आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा। लेकिन इतना नहीं याद कर सकते तो आपको ये याद होना चाहिए कि राजस्थान फर्स्ट किस में रहा। राजस्थान फर्स्ट किस में रहा, राजस्थान फर्स्ट रहता है तिलहन में, ऑयल सीड्स में फर्स्ट रहता है राजस्थान, मस्टर्ड में यानी कि जो सरसों है। ऑयल सीड और सरसों में फर्क क्या है, सरसों अपने आप में एक तेल की फसल है, लेकिन सरसों के अलावा जो बाकी तेल की फसल है उसमें 9 फसलें कैलकुलेट होती हैं। 9 को इंक्लूड करके एक जगह टोटल 9 सीड्स या ऑयल सीड्स बोला जाता है। उन सब के उत्पादन राजस्थान पहले नंबर पे आता है। मस्टर्ड यानी कि सरसों के उत्पादन में इसको रेपसीड और मस्टर्ड बोलते हैं, राजस्थान पहले नंबर पे आता है। और साथ में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे आता है। इन 3 चीजों में राजस्थान पहले नंबर पे है। इसका मतलब है
इनमें से किसी भी अनाज में राजस्थान पहले नंबर पे नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सा भी क्वेश्चन जिसमें राजस्थान को आंसर दे रखा होगा वो सरासर गलत है। तो इन सारे ऑप्शंस में ढूंढिए, अगर कहीं भी इनको ऐसे मिलाना था आपस में, इनको मिलाते समय अगर कहीं भी किसी को एक नंबर से राजस्थान से मिला रखा है तो वो जवाब गलत है। अब यहाँ पे देखो, ये है पहला, इसके अंदर आंसर में देखो यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब राजस्थान को बता रखा है पोषक अनाज में पहला, तो गलत है, राजस्थान तो किसी में नहीं आता। फिर इसमें देखो, इसमें बी में कुल दलहन में राजस्थान को फर्स्ट बता रखा है, राजस्थान फर्स्ट नहीं है। इस ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान कहीं नजर नहीं आ रहा, एक पॉइंट कहीं नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जो सही जवाब होगा वो इसमें से या इसमें से होगा। तो ये दो फिगर तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ से कट ही कर दी। अब जो दो हैं वो आपको आनी चाहिए, अगर आती हैं तो आप आंसर कर पाएंगे। तो देखिए इसका आंसर है कि जो पोषक तत्व थे न्यूट्री सीरियल के मामले में कर्नाटक इंडिया में फर्स्ट स्थान पे है पोषक अनाज में, और पूरे भारत के टोटल प्रोडक्शन का 14.30% सिर्फ कर्नाटका में होता है। जो दालें हैं, दालों के केस में मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है, 18.1% दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली या ग्राउंड नट में गुजरात का कोई नंबर स्थान नहीं है, मतलब कोई टक्कर नहीं है। गुजरात 34.62% प्रोडक्शन के साथ फर्स्ट स्थान पे आता है, और सोयाबीन के मामले में 38.19% महाराष्ट्र विजेता है। राजस्थान इनमें से किसी भी अनाज में पहले स्थान पे नहीं है। अब राजस्थान फर्स्ट किस किस में है? राजस्थान बाजरे में फर्स्ट है, और राजस्थान की कोई टक्कर नहीं है वहां पे दूर दूर तक, क्योंकि देश के कुल बाजरे का 55.74%, आधे से ज्यादा सिर्फ राजस्थान में होता है। उसके बाद में जो सरसों है, सरसों के लिए 41.77% सिर्फ राजस्थान में होता है, पहले स्थान पे राजस्थान है। और ऑयल सीड्स के अंदर 19.75% राजस्थान अकेले में होता है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में कुछ बेसिक बातें बतानी है। तो देखो, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए पहले से। वो कौन कौन सी हैं? पहली बात यह है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको इनेक्ट किया गया था 5 जुलाई 2013 को। 5 जुलाई 2013 को इसको अधिनियमित किया गया, और इसके अंदर टारगेट किया गया कि जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका 75% हम लोग कवर करेंगे, शहरी गरीबों का हम लोग 50%, शहरी गरीबों का नहीं, शहरी जनसंख्या का 50% कवर करेंगे। तो रूरल पॉपुलेशन 75% और अर्बन 50% इसके अंदर कवर होती है। और अगर हम इसकी कवरेज को देखें तो यूं समझ लीजिए कि इसका जो टोटल कवर है उसमें लगभग 81.34 करोड़ लोग इसमें कवर होते हैं। और इसका बेनिफिट अभी जो मिल रहा है वो 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। क्वेश्चन आया था कि कितने लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, और इसमें जो आंसर दिया हुआ था, आंसर दिया हुआ था वो दिया हुआ था 50 करोड़ व्यक्ति। तो ये 50 करोड़ का पॉइंट गलत है, 80 करोड़ है। 80 करोड़ नहीं भी याद रहता तो आपको ये याद रहना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी एक्ट भारत की 2/3 से ज्यादा जनसंख्या को कवर करता है। ये तो बेसिक पॉइंट याद रह सकता है। और 2/3 जनसंख्या का मतलब 66 से ज्यादा हो गया, और यहाँ पे 66% से ज्यादा हो गया। 140 करोड़ का 66% निकालोगे तो 50 करोड़ तो कभी नहीं आने वाला, इसलिए ये सीधा सीधा सा गलत जवाब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगली सीरीज में या अगले वीडियो में मैं इनके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के वो और आपके लिए लेके आऊंगा, और साथ में पॉलिटी एंड बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, जिससे आपको एहसास हो सके कि आपकी पढ़ाई का स्तर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। मुझसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो मैं आपका यूं ही करता रहूंगा। धन्यवाद।